नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है विंसर ईयरबुक सीरीज़, और आज हम इसका 34वां पार्ट यहाँ पे कवर करेंगे। आज हमारा ये इम्पॉर्टेंट पार्ट जो विंसर का है उसका ये लास्ट वीडियो होगा। इसमें आपके अभी तक हमने सारे करंट अफेयर, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, सब कुछ हम कवर कर चुके हैं इन 34 पार्ट्स में। जो आपका रिमेनिंग पार्ट्स है उसमें आपका उत्तराखंड जीके है, उसे भी हम जल्द कवर कर जाएंगे। आज के वीडियो में भी हम प्रीवियस ईयर का एक पेपर है उसी के क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करेंगे। इस पेपर में भी आपको उत्तराखंड, कंप्यूटर और साथ में जीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि यूकेपीएससी ने 2016 में कंडक्ट करवाया था। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपने इस सीरीज के प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मौन मेला कहाँ आयोजित होता है। देखिए, मौन मेला मछली पकड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध मेला है। अलगाड़ नदी के तट पर यह मेला लगता है और ये आपके पाली पछाव, जौनसार, रवाई क्षेत्र में लगता है। इसको आपने याद करना है, क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है हमारा, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने करी थी। जो टिहरी राज्य प्रजामंडल है इसकी स्थापना होती है 23 जनवरी 1939 में। इसकी स्थापना देहरादून में होती है। कई बार हमने देखा। इसके जो मुख्य योगदान था इसकी स्थापना में, श्रीदेव सुमन का था। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। श्रीदेव सुमन की अगर हम बात करते हैं, श्रीदेव सुमन का जन्म टिहरी के जौल गांव में होता है। 1916 में इनका जन्म होता है। इनकी पत्नी का नाम एक बार पेपर में पूछा गया था, आप सभी को याद होगा, विनय लक्ष्मी इनकी पत्नी का नाम है। ठीक है। श्रीदेव सुमन 84 दिन का इनका आमरण अनशन चला था। कब से शुरू हुआ तो 3 मई 1944 को इन्होंने अपना ऐतिहासिक अनशन शुरू किया। 84 दिन तक इनका अनशन चला और 25 जुलाई 1944 में इनका निधन हो गया था। ठीक है। तो डेट पूछी जाती है निधन की भी और इनके अनशन शुरू करने की भी, तो दोनों आपको याद करना है। ठीक है। क्योंकि 25 जुलाई को ये शहीद हुए थे, इसीलिए 25 जुलाई को सुमन स्मृति दिवस मनाया जाता है। इसको भी याद करेंगे। दो बातें और आपको यहां पर याद करनी है। जब श्रीदेव सुमन की मृत्यु होती है, इनका निधन होता है, उसके बाद इनके निधन की जांच के लिए 2 कमेटियां बनती है। पहली कमेटी का गठन बद्रीदत्त पांडे के नेतृत्व में किया जाता है और दूसरी कमेटी टिहरी रियासत बनाती है। किसके नेतृत्व में? सुरेंद्र दत्त नौटियाल के नेतृत्व में। जो बद्रीदत्त पांडे वाली कमेटी थी वो श्रीदेव सुमन के निधन के लिए टिहरी रियासत को जिम्मेदार बोलती है, और जो सुरेंद्र दत्त नौटियाल थे जिसकी स्थापना टिहरी रियासत ने करी थी, वो क्या कारण बताते हैं उनकी निधन का? वो बताते हैं निमोनिया। ये हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि उनके जो मृत्यु हुई थी, शहीद जब वो हुए, तो जांच के लिए कौन कौन सी कमेटियां बनी? 2 बनी थी। दोनों ने अपने अपने कारण यहां पर बताए थे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, भारत के किस राज्य में न्यूट्रिनो वैधशाला स्थापित है। देखिए, जो भारतीय न्यूट्रिनो वैधशाला है ये आपके तमिलनाडु में स्थापित है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, समांतर फसल का एक उदाहरण कौन सा है। आपने बताना है। यहां पर ये सारा आपका यूकेपीएससी का पुराना पेपर है। समांतर फसल की अगर हम बात करें कि इसमें से कौन सा उदाहरण समांतर फसल का है, सही आंसर है हमारा गेहूं और सरसों। समांतर फसल होती क्या है? देखिए, 2 अलग अलग फसलें जिनको एक साथ बो दिया जाता है, लेकिन दोनों के दोनों एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा नहीं करती है। कि जैसे अगर कोई न्यूट्रिशन खेत में डाल दिया गया, कोई खाद डाल दी गई, तो दोनों एक दूसरे का हिस्सा नहीं लेती हैं, दोनों एक दूसरे की ग्रोथ में नुकसान नहीं करती हैं, साथ साथ में दोनों की ग्रोथ होती है। उनको बोला जाता है समांतर फसल। यानी अगर आप एक ही जगह पर 2 फसलों को कर दे तो दोनों का एक दूसरे पर नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है। तो गेहूं और सरसों आपकी समांतर फसल का एक उदाहरण है। क्या होता है, जब गेहूं की बुआई की जाती है तो उसी खेत में सरसों का भी छिड़काव कर दिया जाता है, जिससे दोनों साथ में हो जाती हैं। ठीक है। इसको ध्यान करना है। नेक्स्ट है हमारा, किस निजी क्षेत्र के बैंक ने भारत में पहली बार सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स का उपयोग किया था।
तो सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स का इस्तेमाल भारत में सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा 2016 में किया गया। किस बैंक ने किया था रोबोटिक्स का इस्तेमाल? तो आप बताएंगे आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, नेक्स्ट है बथुकम किस राज्य का पर्व है? देखिए काफी फेमस उत्सव है बथुकम, ये आपके तेलंगाना का एक फेमस पर्व है। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा वर्ष 2014 में किसे प्राच्य भाषा का दर्जा प्रदान दिया गया था? तो किसको दिया गया था प्राच्य भाषा यानी कि शास्त्रीय भाषा? कई बार हम शास्त्रीय भाषा के बारे में बात कर चुके हैं। भारत में केवल 6 भाषाएं हैं जिनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, 2014 में किसको दिया गया था? 2014 में उड़िया को दिया गया था। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 भाषाएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहली आती है आपकी तमिल भाषा। ठीक है, तमिल को 2004 में दिया गया। क्वेश्चन बनता है सबसे पहले किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला? तमिल को 2004 में। इसके बाद आती है संस्कृत जिसको 2005 में दिया गया। फिर आती है आपकी कन्नड़ जिसे 2008 में यह दर्जा दिया गया। कन्नड़ के साथ साथ तेलुगु, इसे भी 2008 में यह दर्जा दिया गया। फिर आती है मलयालम जिसे 2013 में मिला। और फिर आती है छठे नंबर पे उड़िया जिसे 2014 में शास्त्रीय भाषा या प्राच्य भाषा का दर्जा दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रिक्स शब्द की रचना करने वाले ब्रिटेन के विद्वान जिम ओ नील निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित थे? कल हमने बात करी थी कि ब्रिक्स शब्द किसने दिया था? जिम ओ नील ने दिया था सन 2001 में। इनका संबंध अर्थशास्त्र से है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न भी प्राप्त करने का सम्मान प्राप्त है? तो कौन से भारतीय वैज्ञानिक हैं इनमें से जिनको नोबेल पुरस्कार के साथ यहां पे भारत रत्न भी मिला है, यानी कि दोनों अवार्ड मिले हैं? तो कौन से हैं? एक ही हैं, डॉक्टर सीवी रमन। डॉक्टर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में। ठीक है, और इनको भारत रत्न दिया गया 1954 में। तो इनको आपने याद करना है जिनको दोनों पुरस्कार प्राप्त हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? तो संविधान हम कवर कर रहे हैं, रिवीजन कर लेने के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से। उसमें भी हमने इस प्रश्न को देखा था कि जजेस की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट में कौन सी व्यवस्था अपनाई गई है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कॉलेजियम व्यवस्था, यानी कि कौन जज बनेगा, कौन डिसाइड करता है, यही कॉलेजियम डिसाइड करता है। कब इसे अपनाया गया था? इसे 1993 में अपनाया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। कॉलेजियम की बात करें, देखिए 1993 में जब इस व्यवस्था को अपनाया गया, कॉलेजियम में कौन कौन शामिल थे तब? एक होते थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उनके साथ 2 वरिष्ठ जजेस, यानी ये 3 लोग डिसाइड करते थे कौन व्यक्ति जज बनेगा, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, लेकिन 1998 में इसमें थोड़ा सा चेंजेस किया गया। सीजीआई के साथ अब 2 की जगह पर 4 सीनियर जजेस कर दिए गए। तो अब कॉलेजियम में कितने व्यक्ति हैं? 4 जजेस प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसको आपने ध्यान करना है। कब से अपनाई गई कॉलेजियम व्यवस्था? 1993। नेक्स्ट है हमारा मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? देखिए नंद वंश की अगर हम बात करते हैं 344 ईसा पूर्व में यह मगध पर स्थापित होता है। ठीक है, और 322 ईसा पूर्व तक रहता है। अगर हम नंद वंश की बात करते हैं, नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद था और नंद वंश का अंतिम राजा धनानंद था। इसे कहीं पर घनानंद भी बोला गया है, दोनों एक ही बात है। संस्थापक कौन था? महापद्मानंद। इसी महापद्मानंद का बेटा था धनानंद। धनानंद सिकंदर के समकालीन था। ठीक है, इसको भी याद करना है। जो यूनानी राजा था सिकंदर, इसके समकालीन मगध का राजा धनानंद था। और इसी धनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं। इसको भी याद करेंगे, क्वेश्चन बनता है। महापद्मानंद की अगर हम बात करते हैं, महापद्मानंद को लेकर भी आपसे 2-3 सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि इनमें से किसे क्षत्रियों का नाश करने वाला बोला जाता है? तो क्षत्रियों का नाश करने वाला भी महापद्मानंद को बोला जाता है। क्वेश्चन बनता है इनमें से किसे भार्गव बोला जाता है? भार्गव यानी द्वितीय परशुराम
किसके नाम से, किसको जाना जाता है, द्वितीय परशुराम के नाम से, वो भी महापद्मानंद को बोला गया है। ठीक है, इसको भी आपने ध्यान करना है। नेक्स्ट है हमारा, जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोर्स कहा गया था। देखिए, एक यूनानी लेखक है जस्टिन, ठीक है, इसने कहा, अपने लेखों में कहा कि भारत में एक सेंड्रोकोर्स करके राजा शासन कर रहा है। तो इसने ये सेंड्रोकोर्स किसके लिए बोला, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए बोला। ये क्वेश्चन बनता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को सबसे पहले सेंड्रोकोर्स किसने बोला, जस्टिन ने बोला। दो क्वेश्चन याद करने हैं। दूसरा नाम जो यहां पर आता है वो विलियम जोन्स का आता है। विलियम जोन्स ने क्या किया था, विलियम जोन्स पहला व्यक्ति था जिसने ये पहचान करी कि ये सेंड्रोकोर्स कोई और नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य है। अब दो क्वेश्चन कैसे याद करेंगे, देखिए, क्वेश्चन बनता है चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोर्स किसने बोला, ये बोला जस्टिन ने। जस्टिन ने कहा भारत में एक राजा है जिसका नाम है सेंड्रोकोर्स, वो सेंड्रोकोर्स कोई और नहीं चंद्रगुप्त मौर्य है। ये सबसे पहले किसने बोला, विलियम जोन्स ने। इन दोनों को आपने याद करना है। ठीक है, अगर हम जस्टिन की बात करते हैं, इसी जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को लुटेरों की सेना बोला। क्वेश्चन बनेगा आपसे, चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को लुटेरों की सेना किसने कहा, आप बताएंगे जस्टिन ने। ठीक है, और इसी जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की मुलाकात हुई इस बात का भी उल्लेख किया है। हालांकि ये सत्य नहीं है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य उस समय मगध का सम्राट था नहीं जब सिकंदर की मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, लेकिन उन दोनों की मुलाकात का वर्णन कौन करता है, यही जस्टिन करता है। तो जस्टिन को लेकर दो तीन बातें आपको याद करनी है जो हमने देखा। ठीक है, नेक्स्ट है, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है। कुछ दिन पहले ही हमने इतिहास में विभिन्न दर्शनों को कवर किया था, इनके बारे में हमने बात करी थी। न्याय दर्शन की बात करें, न्याय दर्शन के संस्थापक गौतम हैं। ठीक है, महर्षि गौतम को न्याय दर्शन का संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। कपिल मुनि की बात करें तो कपिल मुनि कौन से दर्शन के संस्थापक हैं, सांख्य दर्शन के। क्वेश्चन बनता है सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है, कपिल मुनि। कणाद की बात करें तो जो वैश्विक दर्शन है, ठीक है, वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक कौन है, ऋषि कणाद। और जैमिनी की बात करें, जैमिनी आपके पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक हैं। ठीक है, पूर्व मीमांसा के कौन है, जैमिनी। और उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक पूछेगा वादरायण, आप उनका नाम बताएंगे। ठीक है, इसके अलावा एक और दर्शन है योग दर्शन, इसके प्रतिपादक कौन है योग दर्शन के, तो पतंजलि इसके प्रतिपादक हैं। इसको भी याद करेंगे। इन सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन अगर आपसे पूछा जाएगा तो कपिल मुनि का जो सांख्य दर्शन है इसे सबसे प्राचीन दर्शन माना जाता है। इसको भी आपने ध्यान रखना है, क्वेश्चन बन जाता है। घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी। तो घोड़े के नाल के आकार की जो मेहराब है, सबसे पहले इसका इस्तेमाल कहां पर किया गया, सही आंसर है अलाई दरवाजे में। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अलाई दरवाजा आपके दिल्ली में जो कुतुब मीनार है उसके परिसर में है, उसी का ये प्रवेश द्वार है। इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, और इसी में सबसे पहले घोड़े की नाल के आकार की मेहराब का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, कई बार लोकेशन पूछ लेता है, तो कुतुब मीनार परिसर में अलाई दरवाजा स्थित है, अलाउद्दीन खिलजी ने इसे बनाया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से सूफी संत महबूब ए इलाही के नाम से जाने जाते हैं। तो देखिए, आपके जीएस से इस तरीके के क्वेश्चन यूके पीएससी बनाता है। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। और जैसा हमने कल सिलेबस को देखा जो कनिष्ठ सहायक का है, उसको अभी आप अलग ही लेकर चले, क्योंकि वो पेपर आपके मार्च में होना है। जो आपके इंपॉर्टेंट 3 पेपर होने हैं, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड हो, पटवारी लेखपाल हो, वो आपके यूके एसएससी के पैटर्न पर ही होने हैं। ठीक है, लेकिन जीएस भी आपको इस तरीके से अब पढ़नी है और ज़्यादा डिटेल में करनी है, क्योंकि अब आयोग ने आपको प्रॉपर नंबर बता दिए हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने नंबर आपको देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी अच्छा उसने कर दिया है। उसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे जब हम उनकी तैयारियों को और अच्छे से करेंगे। लेकिन यहां पर बस इतना है कि जीएस के इस तरीके के क्वेश्चन और खास तौर पर भूगोल के क्वेश्चन आयोग आपसे काफी अच्छे लेवल के पूछ लेता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि इनमें से कौन सा सूफी संत था जिसे महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है। महबूब ए इलाही का मतलब होता है भगवान का अति प्रिय, और इस नाम से जो शेख निजामुद्दीन औलिया हैं इनको जाना जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा।
निजामुद्दीन औलिया की अगर हम बात करते हैं, इनको लेकर भी आपसे 2-3 बातें पूछी जाती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो निजामुद्दीन औलिया को लेकर बनता है, एक फेमस स्टेटमेंट, एक फेमस कहावत कि दिल्ली अभी दूर है, किसने बोला था? इन्होंने ही बोला था, ठीक है, निजामुद्दीन औलिया। तुगलक वंश का जो संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक, वो कहीं बाहर गया हुआ था, ठीक है। जब उसे पता चला निजामुद्दीन औलिया अभी दिल्ली में है, तो इसने फिर आदेश जारी किया कि मेरे दिल्ली पहुंचने से पहले पहले जो निजामुद्दीन औलिया हैं ये दिल्ली को छोड़ दें, दिल्ली छोड़कर चले जाएं। और तब जवाब में औलिया ने कहा था कि हुजूर अभी दिल्ली दूर है। तो ये स्टेटमेंट किसने बोला, किसके लिए बोला, इसे आपको याद करना है, ठीक है। हालांकि कभी गयासुद्दीन जो तुगलक था वापस फिर दिल्ली पहुंच नहीं पाया, रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। दूसरी चीज जो निजामुद्दीन औलिया को लेकर पूछी जाती है, 2 बातें, इनके गुरु कौन थे और इनका शिष्य कौन है, दोनों क्वेश्चन बनते हैं। निजामुद्दीन औलिया के गुरु थे बाबा फरीद, एक तो इनका नाम याद करेंगे, और इनके जो फेमस शिष्य हैं उसमें आते हैं अमीर खुसरो। ये दोनों क्वेश्चन आपने याद करना है, ठीक है। इनके गुरु पूछेगा तो बाबा फरीद, और इनका शिष्य का नाम पूछेगा आमिर खुसरो, इसे भी आपने याद करना है, ठीक है। इसके अलावा निजामुद्दीन औलिया को योग सिद्ध के नाम से भी जाना जाता है, इनका मकबरा दिल्ली में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है, सुल्तान जिसने भू राजस्व बढ़ाकर उपज का 50% कर दिया था वो कौन था? तो दिल्ली का वह सुल्तान जिसने भू राजस्व को बढ़ाकर 50% कर दिया था, यह था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर यानी कि उसकी उपज पर टैक्स लगाया था, ठीक है। और कितना लगाया? 50% इसने कर दिया था, ठीक है। इसको भी याद करेंगे। इस टैक्स को वसूल करने के लिए इसने एक अधिकारी को नियुक्त किया जिसका नाम था मुस्त खराज, ठीक है। राजस्व एकत्रित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसे नियुक्त किया था? मुस्तखराज नामक अधिकारी को, ठीक है। इसको याद करेंगे। दूसरा, भूमि मापने की जो बिस्वा प्रथा है कि भूमि को बिस्वा में मापा जाए, उसकी शुरुआत भी इसी ने शुरू करी थी, अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। इसको याद करेंगे। एक और क्वेश्चन अलाउद्दीन खिलजी को लेकर बनता है कि दिल्ली के सभी सुल्तानों में किसके काल में सर्वाधिक खालसा भूमि विकसित हुई थी? तो सर्वाधिक खालसा भूमि का विकास अलाउद्दीन खिलजी के ही काल में हुआ था। इसने क्या किया? जहां जहां भूमि इसको मिली इसने उसको खालसा भूमि घोषित कर दिया। खालसा भूमि दिल्ली सल्तनत में वो भूमि होती थी जिसका मालिक डायरेक्ट कौन होता था? सुल्तान होता था। इसको आपने याद करना है, ठीक है। एक और चीज, अलाउद्दीन खिलजी ने 2 नए टैक्स लगाए थे। टैक्स को लेकर भी क्वेश्चन बनता है, भूमि से ही संबंधित टैक्स हैं तो उनको भी यहीं पर कर जाएंगे। एक टैक्स था इसका गरी कर, गरी कर जो इसने गृह कर एक तरीके का था, घरों पर लगाया, और दूसरा था चरी कर जो कि एक तरीके का चारागाह कर था। तो दोनों आपने याद करने हैं, क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित इमारतों में से कौन सी इमारत शान ए फतेहपुर कही जाती है? तो ये भी यूकेपीएससी ने पूछा है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे लेवल के वो क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है जीएस में। शान ए फतेहपुर की अगर हम बात करते हैं, ये बोला जाता है जामा मस्जिद को। जामा मस्जिद कौन सी वाली? जो फतेहपुर सीकरी है वहां की जो जामा मस्जिद है उसे शान ए फतेहपुर के नाम से जाना जाता है। इसको भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, तबकात ए अकबरी किसने लिखी? काफी अच्छा क्वेश्चन है। हर बार आपसे ज्यादातर अगर आप पेपर देखेंगे तो आईने अकबरी पूछी जाती है और आंसर होता है अबुल फजल, लेकिन यहां पर पूछी है तबकात ए अकबरी। ये रचना निजामुद्दीन अहमद की है। ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, याद करेंगे, ठीक है। आईने अकबरी होता, जिसे हम अकबरनामा कहते हैं, तो अबुल फजल होता। तबकात ए अकबरी है तो इसका रचयिता कौन है? निजामुद्दीन अहमद। ये भी अकबर के ही काल का है। किस सिख गुरु ने खालसा में रूपांतरण किया गया था? तो किस सिख गुरु के द्वारा खालसा में रूपांतरण किया गया, यह आपने बताना है। सही आंसर है गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। इन्हीं के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। खालसा पंथ की स्थापना कब की गई? क्वेश्चन बनता है 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करी थी, ठीक है।
सिखों के अंतिम गुरु थे। 1666 में पटना साहिब में इनका जन्म होता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपको गुरु गोविंद सिंह जी को लेकर याद करना है। पाहुल प्रथा, इसको किसने शुरू किया? डायरेक्ट क्वेश्चन बनाएगा, जैसे खालसा पंथ को लेकर पूछ लिया, हो सकता है अगली बार पूछ ले कि सिखों के किस गुरु ने पाहुल प्रथा को प्रचलित किया या इसकी शुरुआत करी? गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 में नांदेड़ नामक जगह पर एक पठान था जिसका नाम था गुल खान, उसके द्वारा कर दी गई थी। इसको भी आपने ध्यान करना है। हत्या क्यों करी गई थी? इसका कारण यह माना जाता है कि इन्होंने मुगलों के युद्ध में मुगलों का साथ दिया था। जब उत्तराधिकार का युद्ध चला था 1707 में औरंगजेब के मरने के बाद, तो इन्होंने जो बहादुर शाह प्रथम था उसका साथ इन्होंने दिया था। उसी से नाराज होकर जो पठान था उसने इनकी हत्या कर दी थी। इसे भी आपने याद करना है, क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन नीला जल योजना, जिसे हम ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं, से संबंधित है? देखिए, क्वेश्चन आंसर करना प्रीवियस ईयर के काफी सिंपल सी चीज है। साथ में आपको उसके पूरे कॉन्सेप्ट को अगर आप समझते हुए चलेंगे तो आपको वो चीजें लंबे समय तक याद रहेंगी। सारे कॉन्सेप्ट, सारी चीजें आपकी क्लियर होती रहेंगी, चीजें आपको रटनी नहीं पड़ती। वही चीजें हम हमारी सारी वीडियोस में करते हैं। क्वेश्चन के साथ साथ क्वेश्चन क्यों आया, इससे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या इसकी पूरी स्टोरी है, सब हम यहीं पे डिस्कस कर जाते हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, नीला जल योजना, इंग्लिश में बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी, और अगर हिंदी में लिख दिया जाए तो नीले पानी की नीति किसने अपनाई? तो नीली पानी की नीति ये अपनाई थी डी अल्मेड़ा ने। अब डी अल्मेड़ा था कौन? डी अल्मेड़ा पुर्तगालियों का पहला वॉइसरॉय था भारत में। क्वेश्चन बनता है कि प्रथम पुर्तगाली वॉइसरॉय कौन था? आप बताएंगे फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा इसका पूरा नाम था। 1505 में यह वॉइसरॉय बनकर भारत आता है। 1505 से लेकर के 1509 तक ये भारत का वॉइसरॉय रहता है। ये जब भारत आया तो यह आते ही समझ गया था कि अगर हमें अपनी शक्ति को मजबूत रखना है, समुद्र पर नियंत्रण करना होगा, तो इसने पूरे समुद्र पर नियंत्रण कर लिया था। वहां पर पूरी शांति इसने बनाए रखी, जिसे इसकी ब्लू वाटर पॉलिसी बोला जाता है कि समुद्र पे हमें अपना जो नियंत्रण है वो नहीं खोना है। ठीक है, इसको याद करेंगे। भारत में पुर्तगाली सत्ता का पहला वॉइसरॉय, पहला संस्थापक कौन है? फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा। दूसरा क्वेश्चन बनता है, वास्तविक संस्थापक कौन है पुर्तगाली सत्ता का? तब आप बताएंगे अल्बुकर्क। ये दूसरा गवर्नर था जो अल्मीड़ा के बाद 1509 में वॉइसरॉय बनकर आता है, और 1510 में यही अल्बुकर्क गोवा के जो शासक था, जो बीजापुर का शासक था यूसुफ आदिल शाह, उससे गोवा छीन लेता है। तो इसको लेकर भी क्वेश्चन बनता है और इसको लेकर भी हमने देखा। ब्लू वाटर पॉलिसी बहुत बार आती है, किसने अपनाई थी? पुर्तगालियों ने। ठीक है, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताएं जो 1760 के वॉन्डीवॉश युद्ध में पराजित हुआ था। देखिए, वॉन्डीवॉश का युद्ध भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण युद्ध था। अलग अलग युद्ध हुए, जैसे वेदरा का युद्ध हुआ 1759 में। इस वेदरा के युद्ध में जो डच शक्ति थी भारत में, उसका पतन हो गया। उसी प्रकार 1760 में वॉन्डीवॉश का युद्ध हुआ और इस युद्ध में जो फ्रांसीसी शक्ति थी उसका पतन हो गया। दोनों युद्ध अंग्रेजों के साथ लड़े गए थे, डचों का अंग्रेजों का हुआ वेदरा का, जिसमें अंग्रेज जीते। उसके बाद आपका वॉन्डीवॉश का युद्ध होता है 1760 में। इस युद्ध में अंग्रेज फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह पराजित कर देते हैं और भारत में इनका पतन हो जाता है। क्वेश्चन बनता है कि फ्रांसीसी का पतन कब हुआ, डचों का पतन कब हुआ? यही दो महत्वपूर्ण युद्ध थे। क्वेश्चन बना है कि जो ये वॉन्डीवॉश का युद्ध था, इसमें फ्रांस का सेनापति कौन था जो बुरी तरह यहां पर पराजित हुआ या जिसके नेतृत्व में यह सेना हारी? यह था काउंट लाली। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। जब वॉन्डीवॉश का युद्ध हुआ, अंग्रेज सेनापति था, उसका नाम था टॉम आयरकूट। ठीक है, और दूसरी तरफ फ्रांस की सेना जिसका सेनापति था काउंट डी लाली, इसका पूरा नाम यह था। ठीक है, आयरकूट की सेना लाली की सेना को बुरी तरह पराजित कर देती है और भारत में फ्रांसीसी शक्ति का पतन हो जाता है। इसको भी आपने याद करना है। ठीक है, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया था? देखिए, ब्रिटिश संसद ने कौन सा अधिनियम लाया जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ एकाधिकार समाप्त किया गया व्यापार का? यह था 1813 का चार्टर एक्ट।
इससे पहले क्या रूल था? 1813 से एक्ट के पहले की अगर हम बात करें, जैसे कोई भी व्यापारी है जो ब्रिटेन का है, जो यूरोप का है, उसे भारत के साथ व्यापार करना है, किसी को भी अगर व्यापार करना है तो कंपनी के माध्यम से वो व्यापार करेगा। ठीक है, यानी कंपनी में जाएगा, फिर अपना वहां पे जो भी उसके पास आइडियाज होंगे वो कंपनी के माध्यम से करेगा। 1813 में यह व्यवस्था करी गई कि अब कंपनी का एकाधिकार नहीं है, जो चाहे वो अपना व्यापार वहां जाके कर सकता है। तो कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को कब खत्म किया गया? 1813। हालांकि पूर्णतः ये एकाधिकार खत्म नहीं किया गया था, ये तो खत्म कर दिया था एकाधिकार, लेकिन केवल चीन के साथ और जो पूर्वी देश थे उनके साथ चाय का। तो चीन और चाय के व्यापार पे अभी भी कंपनी को एकाधिकार प्राप्त था। ये क्वेश्चन भी आपने याद करना है, यानी अगर किसी को चाय का व्यापार करना है फिर वही कंपनी के माध्यम से कीजिए, चीन के साथ करना है कंपनी के माध्यम से कीजिए। वहां पर केवल कंपनी थी, बाकी क्षेत्र सबके लिए खोल दिए गए थे। इसको याद करेंगे। पूर्णतः इनके व्यापारिक एकाधिकार को कब खत्म किया गया? 1833 में, जब चीन के साथ और चाय वाला जो एकाधिकार था उसे भी खत्म कर दिया गया। इसको भी याद करेंगे। दूसरी बात, आपको यहां पर क्वेश्चन बनता है 1813 का जो चार्टर एक्ट था, इसको लेकर 2-3 बातें और थी। पहली बात ये थी, जो ईसाई मिशनरीज होते थे उनको भारत आने की अनुमति दे दी गई। इससे पहले उनको अनुमति नहीं थी। तो ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति कौन से अधिनियम के तहत दी गई? 1813 का चार्टर एक्ट। और दूसरा महत्वपूर्ण कार्य यह किया गया कि हर साल भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। ये प्रावधान भी इसी एक्ट के माध्यम से किया गया। ये 3 महत्वपूर्ण बातें आपको याद करनी है, बेसिकली 4 महत्वपूर्ण। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को खत्म कर दिया, चीन और चाय का एकाधिकार उसे प्राप्त था, ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति दे दी, और शिक्षा पर हर साल 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा। ये सब इसी एक्ट में प्रावधान था। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत ये माना जाता है सर आर्थर कॉटन को माना जाता है। ठीक है, ब्रिटिश अधिकारी था जिसने दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था को लेकर के काफी अच्छा काम इसने किया था। ठीक है, इसको ध्यान करेंगे। वैदिक देवमंडल में निम्नलिखित में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता था? तो वैदिक काल की अगर हम बात करें, युद्ध का देवता इंद्र को माना जाता था। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। इंद्र को पुरंदर भी बोला जाता था, इसको भी याद करेंगे। पुरंदर यानी किला तोड़ने वाला। क्वेश्चन बनता है, इनमें से किस देवता को ऋग्वैदिक काल में किला तोड़ने वाला बोला गया है? तो इंद्र को बोला गया है। ऋग्वैदिक काल की अगर हम बात करते हैं तो ऋग्वैदिक काल के जो सबसे प्रमुख देवता थे वो इंद्र देवता थे। इनको याद करेंगे। इंद्र के बाद ऋग्वैदिक काल के दूसरे प्रमुख देवता कौन थे? अग्नि देवता थे। ठीक है, ऋग्वेद में अगर हम बात करें सबसे ज्यादा मंत्र इंद्रदेव के लिए ही है, लगभग 250। फिर अग्निदेव का नंबर आता है जिनके लिए 200 मंत्रों का उल्लेख है। तो इसको आपने याद करना है, क्वेश्चन बन जाता है। अगर हम उत्तर वैदिक काल की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में सबसे जो उच्च देवता थे वो कौन बन गए थे? इंद्र को हटा करके प्रजापति बन गए थे। ठीक है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब 1857 का विद्रोह हुआ, क्रांति हुई, उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। इसको आपने याद करना है। इसी के बाद 1858 का अधिनियम आता है और गवर्नर जनरल को वाइसरॉय बना दिया जाता है। पहला वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब हुई थी? देखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन अगर हम बात करते हैं, सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी HSRA की बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट संगठन था। इसकी स्थापना 1928 में होती है। चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह के प्रयासों से इसकी स्थापना की जाती है। ये आपके दिल्ली में बनाया जाता है, इसको भी आपने याद करना है। देखिए, 2 संगठन थे, एक था आपका HSRA और एक था आपका HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी। इसका गठन सचिंद्र सन्याल करते हैं 1924 में। बाद में इस संगठन को, जब सचिंद्र सन्याल को गिरफ्तार कर लिया जाता है, इस संगठन का विलय कर दिया जाता है। भगत सिंह की एक सेना थी, नवजीवन सेना, उसके साथ, और इसका नाम बदल दिया जाता है HSRA। अब इसके संस्थापक कौन थे? चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह। ठीक है, HSRA आपको याद करनी है। इसका गठन 1928 में होता है दिल्ली में।
HRA का गठन 1924 में होता है कानपुर में। दोनों बातें याद करेंगे। इसके संस्थापक सचिंद्र सन्याल और इसके संस्थापक चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह। ठीक है, कब बनी? 1928 में। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? काकोरी कांड की बात करते हैं, बहुत बार ये क्वेश्चन बनता है, कब हुआ था? 1925 में हुआ था। ठीक है, इस कांड के दौरान कई सारे क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया और 4 प्रमुख क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दे दी गई थी। कौन कौन उसमें शामिल थे जिनको काकोरी कांड के लिए फांसी की सजा दी गई? उनमें एक थे राम प्रसाद बिस्मिल, दूसरे थे राजेंद्र लाहिड़ी, तीसरे थे अशफाक उल्लाह खान और चौथे व्यक्ति थे रोशन लाल। इन 4 क्रांतिकारियों को काकोरी षड्यंत्र के लिए फांसी की सजा दे दी गई थी। जो सूर्य सेन थे, इनका संबंध काकोरी कांड से नहीं है। जो चटगांव शस्त्रागार लूट कांड था, ठीक है, उससे संबंधित थे सूर्य सेन, जिनको मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। निम्न में से कौन उत्तराखंड की प्राचीन जाति नहीं है? उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में यक्षों का हमें उल्लेख मिलता है, नागों का मिलता है, किन्नरों का मिलता है। खासी प्रजाति यहाँ की प्राचीन जाति नहीं है। ठीक है, खुड़बड़ा का युद्ध कब हुआ था? खुड़बड़ा का युद्ध गोरखा और प्रद्युमन शाह के मध्य में हुआ था। ठीक है, यह युद्ध आपके 14 मई 1804 में लड़ा गया था। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी युद्ध में जो पंवार राजा थे प्रद्युमन शाह, वे शहीद हो जाते हैं। इसको भी आपने याद करना है, क्वेश्चन बन जाता है। 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक भाग बनाने की मांग किसने करी थी? परीक्षा वाणी का डायरेक्ट क्वेश्चन यहां पर लिया गया है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट ऐसे ही किताबों से बनते हैं। 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए एक अलग प्रशासनिक यूनिट बनाने की मांग बद्रीदत्त पांडे के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, सिंगौली की संधि कब हुई थी? यानी कि संगौली की संधि की यहां पर बात हो रही है, अंग्रेजों और गोरखाओं के मध्य में होती है। यह संधि आपके 1815 में हुई थी। इसकी पुष्टि 4 मार्च 1816 को करता है नेपाल दरबार। चमोली के रेणी गांव में किसके नेतृत्व में वन कटाई के विरोध में आंदोलन चलाया गया था? तो रेणी गांव में वन कटाई के विरुद्ध गौरा देवी के नेतृत्व में आंदोलन चला था। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? चिपको आंदोलन। नेक्स्ट है, परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो गढ़वाल के ऊपर परमार वंश हम पढ़ते हैं। परमार वंश का संस्थापक आपका कनकपाल था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक मूल स्थल रूप है? तो मूल स्थल रूप की अगर हम बात करें, ज्वालामुखी शंकु को बोला जाता है। ठीक है, सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है। तो सबसे ज्यादा जो तटीय अपरदन होता है, सॉइल इरोजन होता है, वो आपका लहरों से होता है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत की बात करें तो यह है आपकी क्षोभ मंडल। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि कितनी है? जैसे मैंने आपको शुरुआत में बोला, ज्योग्राफी से आयोग काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछ लेता है। भूमध्य रेखीय परिधि की अगर हम बात करते हैं पृथ्वी की, तो यह है लगभग 40,000 किलोमीटर। एग्जैक्ट की बात करें तो भूमध्य परिधि पृथ्वी की 40,000 आपकी 75 किलोमीटर है। ठीक है, 40,075। और अगर हम ध्रुवीय परिधि की बात करें तो वो है आपकी 40,025 किलोमीटर। यह है भूमध्य परिधि और यह है ध्रुवीय परिधि। इसको आपने याद करना है। ये तो हमने परिधि को देखा, इसका व्यास भी पूछा जाता है, ध्रुवीय व्यास और आपका भूमध्य रेखीय व्यास। भूमध्य रेखा की अगर हम बात करते हैं, इसका विषुवतीय व्यास की बात करते हैं तो वो है 12,755 किलोमीटर। और अगर हम ध्रुवीय व्यास की बात करते हैं पृथ्वी की, तो यह है आपका 12,712 किलोमीटर। ये दोनों आपको आंकड़े याद करने हैं। पहले परिधि जो 40,000 के करीब है और व्यास आपके 12,500 के करीब है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? देखिए, प्रशांत महासागर से संबंधित आपकी कौन सी धारा महासागरीय धारा नहीं है? सही आंसर है कनारी धारा। जो क्यूरोशिवो धारा है, कैलिफोर्निया धारा है, हम्बोल्ट महासागरीय धारा है, ये तीनों की तीनों आपकी प्रशांत महासागर से संबंधित हैं। जबकि जो कनारी धारा है यह आपके अटलांटिक महासागर से संबंधित है। प्रशांत महासागर से नहीं है, अटलांटिक से है। इसको आपने ध्यान करना है।
जल्द ही जो इंपॉर्टेंट आपकी पवनें हैं, महासागरीय धाराएं हैं, किस किस महासागर की हैं, क्योंकि आपसे पूछी जाती हैं। अटलांटिक, प्रशांत और हिंद महासागर की जल धाराएं खासतौर पे गर्म और ठंडी दोनों आती हैं। इनके ऊपर एक अलग सा वीडियो मैं लेकर आऊंगा, जिससे आपका ये जो पूरा टॉपिक है इजीली क्लियर हो जाएगा। इसका वीडियो हमारे सेकंड चैनल ट्रेंडिंग जीके पर आएगा, तो अगर आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया, आप उसको भी अपने साथ सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पर आपको ऐसे ही जो जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी डिटेल्ड वीडियो कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ मिलती रहेंगी। चलिए नेक्स्ट है साफ्टा, जिसे कहते हैं दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार समझौता का गठन किस वर्ष में हुआ था? साफ्टा की बात करें तो इसका गठन 1993 में हुआ था, ऑप्शन बी। जेम्स एंड्रूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? देखिए, हमने यूके एसएससी का एक क्वेश्चन देखा था, शायद 2018 में आया था कि हेनरी रैमजे किसका चचेरा भाई था। यह क्वेश्चन बना है पेपर में, तब आंसर था डलहौजी का, ठीक है। लेकिन उससे 2 साल पहले यूके पीएससी इस क्वेश्चन को बता चुका था। यहां पर अगर आप देखें, जेम्स एंड्रयूज रैमजे, ये जो था वास्तविक नाम डलहौजी का ही था। तो अगर उस समय 16 में आपने इस क्वेश्चन को देखा होगा कि डलहौजी का पूरा नाम क्या है, जेम्स एंड्रयूज रैमजे, और तब अगर आपसे पूछा जाता 2018 में कि डलहौजी का चचेरा भाई कौन है, हेनरी रैमजे, तो आप आसानी से उनको लिंक कर देते। तो क्वेश्चन आपके एक दूसरी जगहों से ही लिंक होते हैं, एक दूसरे से ही जुड़े हुए आपके क्वेश्चन होते हैं, घुमाकर आपसे पूछ लिया जाता है। इसको याद करेंगे, डलहौजी का ही चचेरा भाई था हेनरी रैमजे, और इसका वास्तविक नाम जेम्स एंड्रयूज रैमजे था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म गलत है? तो कौन सा वाला गलत है, देखिए। डोडीताल उत्तरकाशी में है, सही है। देवरिया ताल टिहरी में नहीं है, देवरिया ताल आपके रुद्रप्रयाग में है। बेनीताल चमोली में है, बासुकी आपके रुद्रप्रयाग में है, केदारनाथ के निकट है, ठीक है। खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? खतलिंग ग्लेशियर को भी बहुत बार पूछा जाता है। भिलंगना नदी यहां से आती है। खतलिंग ग्लेशियर आपके टिहरी गढ़वाल में है। खतलिंग ग्लेशियर की खोज का श्रेय इंद्रमणि बडोनी को जाता है, ठीक है, जिनको उत्तराखंड का गांधी बोला जाता है। किसने बोला था उत्तराखंड का गांधी? इंद्रमणि बडोनी को, वॉशिंगटन पोस्ट ने, ठीक है। पूर्व धौली गंगा सहायक नदी है। पूर्वी धौली गंगा जो है यह आपके काली नदी की सहायक नदी है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। कलियासौड़ भूस्खलन क्षेत्र उत्तराखंड में कहां स्थित है? तो आपसे इस तरीके के क्वेश्चन भी यहां पर बन जाते हैं। जो कलियासौड़ है यह भूस्खलन क्षेत्र आपके श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के मध्य में स्थित है, ऑप्शन डी सही आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड में किस वन्यजीव विहार समूह की स्थिति पश्चिम से पूर्व की ओर सही है? तो अब आपने यहां पर इन वन्यजीव विहारों को पश्चिम से पूर्व की ओर लगाना है। कैसे में लगाएंगे? देखिए, सबसे पहला तरीका तो आपको जिलों के बारे में पता है कि सबसे पूर्वी जिला कौन है। आप इजीली बताएंगे उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जिला है पिथौरागढ़। तो यहां पर आपके ये दोनों तो कट गए, क्योंकि यहां पर ये जो अस्कोट है ये पिथौरागढ़ में है, तो एंड में तो आपका पिथौरागढ़ आएगा। अब इन दोनों में से आपने बताना है सही क्रम पश्चिम से पूर्व की ओर। तो पश्चिम से अगर हम इधर की साइड से इधर को चलते हैं, सबसे पहले आएगा आपका रुद्रप्रयाग, और रुद्रप्रयाग में स्थित है आपका जो केदारनाथ वन्यजीव विहार है, ठीक है। ये आपके रुद्रप्रयाग और चमोली दोनों में फैला हुआ है, ठीक है। कुछ हिस्सा इसका रुद्रप्रयाग में भी आता है। दूसरे पे आता है नंदप्रयाग जो कि चमोली में है, फिर आता है आपका विंसर जो अल्मोड़ा में है, और फिर आता है आपका अस्कोट जो कि आपके पिथौरागढ़ में है। इसको आपने याद करना है, यही इसका सही क्रम है पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है। निम्नलिखित में से भारत में कौन जैव विविधता का एक संवेदनशील स्थान माना जाता है? किसे माना जाता है? पश्चिमी घाट को। पश्चिमी घाट को एक संवेदनशील स्थल माना जाता है, संवेदनशील स्थल। इसके अलावा पश्चिमी घाट का ही अन्य नाम है सह्याद्री। क्वेश्चन बनता है सह्याद्री के नाम से किसे जाना जाता है? पश्चिम घाट को, ठीक है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरी बंगाल सहित उत्तर पूर्व भारत का उपयुक्त वर्णन है? देखिए, अगर आप यूकेपीएससी का कोई भी पेपर देने जा रहे हो जो उसके पैटर्न पर हो, जैसे ये वाले तो नहीं जो अभी आपके होने वाले हैं, जैसे कनिष्ठ सहायक का है जिसका उसने सिलेबस निकाल दिया है, उससे पहले कोपेन का जलवायु वर्गीकरण पढ़कर जरूर जाएं। हर पेपर में कोपेन का क्वेश्चन ये जरूर डालता है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार, जो बंगाल सहित पूरा उत्तर पूर्व भारत है उसके लिए इसने CWG का इस्तेमाल किया है। शुष्क सर्दी सहित आर्द्र उपोष्ण जलवायु का इस्तेमाल इसने किया है, ठीक है, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट है और आज का अंतिम प्रश्न है, बादल किसका परिणाम है? तो बादल जो होते हैं ये आपके संघनन के परिणाम होते हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। बादलों की बात करें तो बादल मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार जो होता है उसे हम कहते हैं पक्षाभ मेघ। ठीक है, क्वेश्चन बनता है पक्षाभ मेघ के बारे में। पक्षाघ मेघ ये सबसे ऊंचाई पर होते हैं। क्वेश्चन बनेगा सबसे ऊंचाई पर स्थित बादलों को, मेघों को क्या कहते हैं? पक्षाभ मेघ। दूसरे नंबर पे आते हैं स्तरी मेघ, जो कि परतदार जैसे होते हैं, चादर जैसे होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बन जाएगा कि चादर जैसे परतदार मेघों को क्या कहते हैं? स्तरी मेघ कहते हैं। ठीक है, तीसरे होते हैं कपासी मेघ, जो कि काफी फैले हुए होते हैं, काफी घने होते हैं। और चौथे में आते हैं आपके वर्षा मेघ, जिनसे वर्षा होती है, जो बहुत ही ज्यादा आपके घने होते हैं और बहुत ज्यादा आपके विस्तृत होते हैं। इनको भी आपने याद करना है, जो वर्षा का कारण बनते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा उत्तराखंड विंसर ईयरबुक सीरीज का। आज हमने यहाँ पे 34वां पार्ट कवर किया। जो हमारी विंसर ईयरबुक सीरीज है उसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, जहां पर आपका करंट अफेयर था, प्रीवियस ईयर के पेपर थे, उन सबको हमने इन 34 पार्ट्स में कवर कर दिया है। अब इसमें केवल आपका जो उत्तराखंड जीके है उसको यहाँ पर बचा हुआ है, उसे हम कोशिश करेंगे जल्द ही एक 1 लाइनर का वीडियो उसका लाया जाए और उसमें आपकी सारी चीज़ों को डिटेल में कर दिया जाए। कल से हम उत्तराखंड की एक मिनी रिवीजन सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं, जो कि 15 दिनों की होगी और उसमें हम पूरे उत्तराखंड रिवीजन कर जाएंगे आपकी परीक्षा से पहले। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।